इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ द गेटिंग आईपीओ अलॉटमेंट। जी हाँ, तो अभी राइट नाउ काफी सारे यार आईपीओ चल रहे हैं, ओवर सब्सक्राइब आईपीओ है, तो उसके अंदर अलॉटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल, क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रोबेबिलिटी बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो ताकि आपको यहाँ पे आईपीओ वगैरह जो है मिल सके। साथ में मैं आपको बोनस टिप भी बताऊंगा कि कैसे किसी भी आईपीओ का आपको जीएमपी या सब्सक्रिप्शन स्टेटस यहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे आपको चेकआउट करना है। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, मैंने कुछ सपोर्टेड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां से अगर आप कोई एक्टिविटी वगैरह करते हैं तो कैश रिवॉर्ड्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आईपीओ को अलॉटमेंट का प्रोसेस काम कैसे करता है। तो पहले बात करते हैं इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए, जो भी आईपीओ का रजिस्ट्रार होता है, जैसे आपने बहुत सारी कंपनियों का नाम सुना होगा, के फिनटेक हो गया, लिंक्डइन टाइम हो गया, बिग शेयर हो गया, तो जब भी आपको अपने आईपीओ का जो अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होता है, आप इनकी साइट के ऊपर जाते हैं, तो यही लोग डिसाइड करते हैं कि किसको यहाँ पे आईपीओ का अलॉटमेंट मिलना चाहिए। उसके बाद में गाइस इसका प्रोसेस बड़ा ही सिंपल रहता है। सबसे पहले इनको एप्लीकेशन का डेटा मिलता है, जितने भी डिपॉजिटरी होते हैं, जैसे सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल हो गया। कई लोग जो है बैंक्स के थ्रू भी अप्लाई करते हैं, एएसबीए फैसिलिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो ये सारा डेटा जो है कॉन्सोलिडेट किया जाता है। उसके बाद में गाइस जितनी भी इनके पास में आईपीओ की एप्लीकेशन होती है, उनको सबको वैलिडेट किया जाता है, और जितनी भी इनवैलिड एप्लीकेशन होती है उनको रिजेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का यूपीआई मैंडेट वगैरह नहीं हुआ, किसी ने गलत डीमैट अकाउंट नंबर दे रखा है, तो ऐसी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर निकल जाती है। उसके बाद में गाइस ये लोग डिमांड जो है देखते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी यहाँ पे डिमांड वगैरह जो है जनरेट हो रखी है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसके 5 लाख शेयर्स है, और एक लॉट का जो साइज है वो 250 शेयर का है। तो अगर मान लीजिए एक एक इन्वेस्टर एक एक लॉट भी यहाँ पे अप्लाई करता है, तो ये लोग मैक्सिमम केवल 2000 इन्वेस्टर को ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग 3 सिनेरियो को ले लेते हैं। मान लीजिए सिनेरियो 1 के अंदर 1950 इन्वेस्टर ने अप्लाई किया, 4,95,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो इनकी जो कैपेसिटी वो 5 लाख की है, प्लस 2000 इन्वेस्टर को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर ने यहाँ पे अप्लाई किया है, आराम से सभी को यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन वगैरह मिल जाएगा, लॉट साइज मिल जाएगा, उसमें उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सिनेरियो गाइस 2 की बात करूं कि मान लीजिए इन्वेस्टर यहाँ पे ज्यादा हो गए, 2500 इन्वेस्टर ने यहाँ पे अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली बात है शेयर भी यहाँ पे ज्यादा होंगे। मान लीजिए सबने जो है कुछ लोगों ने ज्यादा लॉट के लिए भी अप्लाई किया, तो 6,50,000 शेयर हो गए। अब कंपनी के पास में जो कैपेसिटी है वो केवल 5 लाख शेयर्स की है, तो ऐसे केस के अंदर बेसिकली यहाँ पे लॉटरी सिस्टम काम करता है कंप्यूटर्स का। तो इसके अंदर उनको जो अलॉट करना है वो केवल 5 लाख शेयर्स है, लेकिन इन्वेस्टर उनके पास में 2500 है, तो अगर सबको एक एक लॉट भी यहाँ पे दिया जाता है तो भी यहाँ पे जो है फुलफिलमेंट नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे काम करता है सिंपली कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम। तीसरे गाइस सिनेरियो की बात करूं कि मान लीजिए इन्वेस्टर्स जो नंबर ऑफ दी पीपल है वो कम है, मान लीजिए 1975 इन्वेस्टर ने अप्लाई किया, लेकिन शेयर यहाँ पे ज्यादा है, मान लीजिए 5,25,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो गाइस यहाँ पे चांसेस ही रहता है कि सभी जितने भी इन्वेस्टर्स हो गए, अगर इन्वेस्टर कम है तो यहाँ पे सभी को एटलीस्ट जो है एक एक लॉट तो यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगा, और बाकी जितने भी बचे हुए शेयर्स है उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बांटा जाता है। लेकिन सब बात करते हैं कि इनका जो कंप्यूटराइज या लॉटरी सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मेजरली ये 2 तरीकों से काम करता है। पहली चीज तो ये, इनिशियली ये लोग वो केवल वही एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे जो कट ऑफ प्राइस के ऊपर होगी। जैसे आप लोग जब अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए, तो वहां पे आपको पता होगा एक कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन आता है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ओवर सब्सक्राइब यहाँ पे हो रखा है तो पहले उन्हीं एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा जो कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई हो रखी होती है। काउंटिंग प्रोसेस की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे यूनिक पैन नंबर काउंट होता है। मतलब लेट सपोज एक एप्लीकेशन अगर आपने अप्लाई की है, चाहे आपने 10 लॉट अप्लाई किए, उसको एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे काउंट किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपके 4 जगह भी डीमेट अकाउंट है, आपका जीरोधा पे भी है, ग्रो पे भी है, एंजल वन पे भी है, लेकिन तीनों पे पैन कार्ड नंबर तो अगर आपका एक ही है, तो अगर आपने तीनों अकाउंट से भी अप्लाई कर दिया अलग अलग, तो वो अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सिंपली तरीके से जो पैरामीटर्स होता है एज ए यूनिक, वो सिंपली पैन कार्ड को लिया जाता है। अगर आप मान लीजिए डिफरेंट डीपीआईडी के थ्रू, या अगर आप मान लीजिए लॉट साइज को भी अपना इंक्रीज कर देते हैं, तो उसको हमेशा एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे टिप्स की। तो यहाँ पे मेरा पहला टिप्स यही रहेगा, जैसे मैं बताया कि यहाँ पे पैन नंबर को एज ए यूनिक रेफरेंस नंबर यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो अगर आपको अपनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज करनी है, तो आपके पास में यूनिक ज्यादा पैन नंबर होने चाहिए विद द यूनिक डीमैट अकाउंट। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे यहाँ पे जो है अकाउंट खुलवा सकते हैं। एज ए रिटेल कैटेगरी उनके नाम पे एक लॉट साइज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी 5 लॉट की पहले कैपेसिटी थी, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सभी के नाम से यहाँ पे एक एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में गाइस डीमैट अकाउंट कहाँ पे खुलवाना है, तो इसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आपको इंडिया के जो है टॉप लीडिंग ब्रोकर्स जहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है और साथ में कोई भी एएमसी फीस नहीं है, क्योंकि हम लोग स्पेशली डीमैट अकाउंट जो है आईपीओ पर्पस के लिए ही खुलवाना चाहते हैं। तो उस केस में आपको वैसे ही डीमैट
अकाउंट यहाँ पे चूज करने चाहिए और उन सभी की लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखी है। सेकंड गाइस जो टिप देना चाहूंगा वो है यूपीआई या फिर एएसबी है। जी हाँ, तो देखिए आजकल तो सभी लोग मोस्टली जो लोग जो है यूपीआई के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है यूपीआई जो मैंडेट की रिक्वेस्ट है ना हमारे पास में काफी ज्यादा लेट आती है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन तो यहाँ पे अप्लाई कर दी, मान लीजिए आपने जीरोधा के थ्रू अप्लाई किया, ग्रो के थ्रू अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन तो आपने अप्लाई कर दी, लेकिन यूपीआई का जो मैंडेट है ना वो सक्सेसफुली नहीं हो पाता है कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से। तो यहाँ पे आपके पास में एक दूसरा ऑप्शन होता है जो कि होता है बैंक का एएसबीए फैसिलिटी। तो जो भी नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं किसी भी बैंक की, उसके अंदर सिंपली तरीके से नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन कीजिए, तो वहां पे आपको हमेशा एएसबीए फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। और गाइस अच्छी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार अपना सीडीएसएल एनएसडीएल जो भी आपका अकाउंट है, चाहे जीरोधा पे है, ग्रो पे है, एक बार आपको यहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा, सिंपली तरीके से अपनी डीपी आईडी देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में डायरेक्टली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, तो यहाँ पे एएसबी के थ्रू यहाँ पे आपको फायदा ये मिलता है, कोई भी मैंडेट की रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको ऐसे नहीं मिलती है, सीधा जैसे एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर वो अमाउंट जो है सिंपली तरीके से ब्लॉक हो जाता है, तो इंस्टेंटली आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे चल जाती है एक्सचेंज को, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्मूथ प्रोसेस रहता है। तीसरा गाइस यहाँ पे मैं टिप देना चाहूंगा, जैसे बताया कि यहाँ पे कट ऑफ प्राइस वाली जो एप्लीकेशन होती है, अगर ओवर सब्सक्राइब यहाँ पे जो है आईपीओ, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ प्राइस वाली एप्लीकेशन को ही हमेशा कंसीडर किया जाएगा। तो कभी भी आप आईपीओ जब अप्लाई करें तो हमेशा कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर आप लास्ट डे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपने जीएमपी चेक किया, आप देखना चाहते हैं कितनी ज्यादा डिमांड है आईपीओ के अंदर, क्या मुझे लिस्टिंग डे के ऊपर यहाँ पे जो है प्रॉफिट वगैरह कमा के दे सकता है, नहीं दे सकता, तो उस टाइम पे आपको कैटेगरी चेक करनी चाहिए कि कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है कंपटीशन है वो यहाँ पे कम है, क्या रिटेल कैटेगरी के अंदर कंपटीशन कम है, या फिर जो एचएनआईस वाली कैटेगरी होती है 2 से 10 लाख वाली या अबाउट 10 लाख वाली, किसके अंदर जो है ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो इस तरह से आप अपना जो है चेकआउट करके यहाँ पे जो है सही कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डे के ऊपर। इसके साथ में गाइस अगर आप लास्ट डे यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे के ऊपर जो है जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो भी यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो अगर आप उनको देखकर भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हमेशा 1 से 3 बजे के पहले ही आपको अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि उस दिन, क्योंकि सर्वर्स वगैरह भी काफी ज्यादा डाउन होते हैं, तो वहां पे आपके एप्लीकेशन प्रॉपर्ली जो है एक्सेप्ट हो जाए एक्सचेंज के अंदर, और एएसबी फैसिलिटी के थ्रू वहां पे आपको जो है अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यूपीआई के अंदर जैसे बताया कि कई बार जो है मैंडेट की जो रिक्वेस्ट होती है वो काफी ज्यादा लेट आती है। अब चलिए गाइस मैं बात करूंगा कि आपको यहाँ पे आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है वो रियल टाइम बेसिस पे कैसे चेकआउट करना है, तो यार उसके लिए मैं आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। ऑफिशियल एनएससी की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सारे अपकमिंग आईपीओ वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी आईपीओ के ऊपर सिंपली तरीके से क्लिक करना है, जो भी आईपीओ राइट नाउ जो है करंटली चल रहा होगा, उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे पूछेगा कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेटेड बिड डिटेल्स का जो है ऑप्शन सिंपली तरीके से मिल जाता है। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे जब भी लास्ट टाइम ये अपडेट हुआ होगा तो जितना भी एनएससी का डेटा है, बीएससी का डेटा है, यूपीआई का डेटा है, नॉन यूपीआई का डेटा है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पे क्यूआईबी के अंदर कितना सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल इन्वेस्टर जो कैटेगरी है उसके अंदर कितना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो ये सारी चीजें बताता है। प्लस जिनका भी यहाँ पे यूपीआई मैंडेट नहीं हुआ वो बेसिकली आपको थोड़ा सा लेट बताएगा, वो आपको शाम को 7 बजे तक बता देता है। बाकी रियल टाइम बेसिस पे चेक करना चाहते हो तो फिर भी आपको ये एक अच्छा खासा आइडिया निकाल के दे देता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं यहाँ पे जीएमपी की बात करूँ तो यार जीएमपी के लिए मैं आपको एक ही साइट रिकमेंड करूंगा, चित्तौड़गढ़.com, काफी अच्छी साइट है और स्पेशली आईपीओ के ऊपर ही पूरा डोमिनेट कर रखा है इन्होंने पूरा का पूरा सेगमेंट। तो यहाँ पे आपको सारी कंपनियों के जो है जीएमपी वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो आप किसी भी कंपनी के सिंपली तरीके से आईपीओ के ऊपर क्लिक कीजिए और जैसे आप जीएमपी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको पर्टिकुलरली डेट वाइज बताने लग जाएगा। जी हाँ, कि इस दिन आईपीओ ओपन हुआ था तो इस दिन ये जीएमपी था, उसके नेक्स्ट डे ये जीएमपी है, क्या बढ़ रहा है क्या गिर रहा है, तो ये सारी चीजें जो है सिंपली तरीके से आपको चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और हमारे यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।